हम बातें पूरी करते हैं कि शिक्षा पे चुनाव होना चाहिए, स्वास्थ्य पे चुनाव होना चाहिए, रोज़गार पे चुनाव होना चाहिए, बट अल्टीमेटली आखिरी में हम आजकल देख रहे हैं ब्राह्मण महासभा, जाट महासभा, तो हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें बहुत देखने की चीज़ है। ये एक तर्कहीन बात है कि एक जो पेपर लीक कर रहा है, जो वहाँ से पेपर चुरा रहा है, वो एक पन्ना निकालेगा, एक पन्ना नहीं निकालेगा। राजनीति को हम मानते हैं एज अ गाली। राजनीति इज नॉट अ गाली, ये एक काम है, राजनेता का काम है राजनीति करना, पर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दे होने चाहिए जिस पे वो करे, और इसमें अधिवक्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राजनीति में न्याय की समझ होनी चाहिए। और आज की डेट में कुछ हैं जातिवादी लोग हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट से हैं, अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़ी सी कमी आई है। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जितने भी सरकारी पद होते हैं, चाहे वो चपरासी का हो, चाहे वो IAS का हो, इनकी तनख्वाह टैक्स पेयर के धन से आती। तो ये देश का रिसोर्स है, आप इसको रेवड़ी की तरह नहीं बांट सकते। जो पेपर है वो शिक्षा संकुल से लीक हुआ, दोनों ही पेपर एक ही दिन हुए थे, दोनों एग्जाम्स के जो प्रश्न पत्र थे वो एक ही अलमारी में रखे हुए थे। लगातार अपन देखते हैं कि एक आम इंसान का केस है वो लंबे समय तक चलता है, 5-5 साल 10-10 साल चलता है। वहीं पे कोई VIP हो, जैसे कोई बड़ा नेता हो, या फिर कोई अधिकारी हो, या फिर कोई जैसे बिजनेसमैन हो, उनके जो केस हैं वो मिनटों में सोल्व कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता थे पवन खेड़ा, उनको 15 मिनट में केस सोल्व कर दिया गया, ऐसा क्यों? रिसेंटली हमने CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए श्री भरत बेनीवाल जी, जो युवाओं के बहुत चर्चित चेहरे हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा। बिल्कुल। उन्होंने इस केस में मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आपको इस केस में हर हालत में पैरवी करनी है। प्रदेश के हजारों युवा आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि कोर्ट वोट में काम नहीं होता, पर प्लीज़ मेरी बात आप ये सब मान के रखिए, जो भी हमको देख रहा है, कि न्याय तो न्यायपालिका से ही मिलेगा। जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किया पार्टिसिपेट, वो मेजरली अधिवक्ता ही थे। इसका कारण ये है कि अधिवक्ता वो व्यक्ति है जिसको न्याय की जानकारी है, जिसको अधिकार की जानकारी है, और आंदोलन वही व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है जिसे संविधान की और न्याय की समझ हो। ये भी घबराने की जरूरत नहीं है कि न्यायपालिका बिकती है, न्यायपालिका कभी नहीं बिकती। न्यायपालिका हमेशा तटस्थ होकर काम करती है, और जहां तक हो सके फैसले सही होते हैं। आपने देखा होगा RTI एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कई सारे एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट, जिनके मर्डर्स हुए। कई सारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास हुए, जिनको धमकियां मिलती हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र के जो 2 सिपाही हैं, पत्रकार और अधिवक्ता, उनको प्रोटेक्शन निश्चित हालत में मिले। जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसी चीज़ को लेकर जो पत्रकार साथी हैं हमारे, वो भी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार को बोला भी है कि हमारे लिए भी ऐसा कोई एक्ट लेके आए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान IAM करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। जब आम आदमी सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है, और जब उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV 24। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा चेहरे बैठे हैं जो युवाओं के आइडियल माने जाते हैं। जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पिछले दिनों देखे होंगे सरकार के जो लगभग 18 से 20 पेपर लीक हुए थे, उनमें युवाओं के जो केस लड़ रहे हैं वो यही शख्सियत है। आइए जानते हैं अधिवक्ता आनंद जी शर्मा से, जो कि युवाओं को आइडियल माने जाते हैं, क्या कारण है कि आप युवा आइडियल मानते हैं, और जो अभी हाल ही में सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया है उसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो क्या चीज़ है, क्या युवा उसको एडवोकेट है उनको फ़ायदा होने वाला है, और आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा, वो सब चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। आइए आनंद जी शर्मा से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका RJTV 24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से पढ़े हो, क्या किया आपने अभी तक, वो सब के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम आनंद शर्मा है। मैंने अपनी शिक्षा दिल्ली से हासिल करी है। 2018 से मैं राजस्थान उच्च न्यायालय और भारतीय उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और तब से ही मैं बेसिकली जो सर्विस मैटर्स हैं
उनको डील करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस मैटर्स को। जी सर, मैं अभी एक चीज़ हाल ही में राजस्थान सरकार एक एक्ट लेके आई है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या है वो? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अपने आप में राजस्थान पहला राज्य है जिसने उसको लागू किया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी अधिवक्ता अपना कार्य कर रहा है उसके कार्य में कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। हिंड्रेंस मतलब उसके कार्य में कोई खलल नहीं आना चाहिए। खलल क्यों नहीं आना चाहिए, इस पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट है, वो न्यायपालिका का एक ऑफिसर है, कोर्ट का ऑफिसर होता है। और न्यायपालिका वो जगह है, जैसा अभी आपने खुद ने बताया, कि कार्यपालिका और विधायिका से जो लोग पीड़ित होते हैं वो न्यायपालिका में आते हैं। तो न्यायपालिका से जब व्यक्ति कोई गुहार लगाता है तो अधिवक्ता को किसी के अगेंस्ट केस लड़ना पड़ता है। तो कई बार जिसके अगेंस्ट अधिवक्ता केस लड़ रहा होता है वो बहुत पावरफुल संस्था हो सकती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई क्रिमिनल हो, कोई भी हो जी। उनके अगेंस्ट जब अधिवक्ता पैरवी करता है तो उसको उन व्यक्तियों से, उन संस्थानों से प्रोटेक्शन चाहिए जी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि अगर कोई अधिवक्ता को कार्य करने से धमकाता है तो उसको 2 साल तक की जेल है, और अगर वो दोबारा उसको धमकाता है तो 7 साल तक की जेल है। अगर कोई अधिवक्ता मिसयूज कर लेता है तो उसके लिए क्या कानून है? देखिए, बिल्कुल इसमें मिसयूज का भी प्रावधान है कि अगर कोई अधिवक्ता इस कानून को मिसयूज करता है तो उसके लिए भी जेल है, और बिल्कुल होना चाहिए। हर राइट के साथ एक जिम्मेदारी। 2 साल की जेल है या फिर उनका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप कोई अधिकार मांगते हैं या आपके पास कोई राइट आता है तो उस अधिकार और राइट के साथ साइमल्टेनियसली उतने ही स्तर की जिम्मेदारी और ड्यूटी भी आती है। जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसी चीज़ को लेकर जो पत्रकार साथी हैं हमारे, वो भी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार को बोला भी है कि हमारे लिए भी ऐसा कोई एक्ट लेके आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है कि हम ऑस्ट्रेलिया से लेकर जॉर्डन तक देखें, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई जो वो ओशिनिया महाद्वीप से लेके अगर हम बिल्कुल वेस्टर्न एशिया तक देखें तो इंडिया इज़ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। जी। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो जिंदा ही इसीलिए है कि यहाँ पे 2 मेजर कंपोनेंट्स काम करते हैं। पहला तो है पत्रकार और दूसरा है अधिवक्ता, यानी कि न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा अंग। तो ये 2 ऐसे पैदल सिपाही हैं लोकतंत्र के, जिनकी वजह से ही जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने भारत की कल्पना की थी प्रीएम्बल में कि इंडिया शुड बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो 5-6 चीज़ें हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोची थी, जिन 5-6 चीज़ों की वजह से हमें 3-4 चीज़ मिल सकी थी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तभी हो सकता है कि कार्यपालिका और विधायिका न्यायोचित काम कर सके और संविधान सम्मत काम कर सके। और संविधान सम्मत काम जब भी कर सकती है जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी जो खामियां हैं, जो चीज़ें वो संविधान के मुताबिक नहीं कर रहा, अगर मान लीजिए कार्यपालिका और विधायिका संविधान उचित काम नहीं कर रहे हैं तो उस काम को कराने के लिए न्यायपालिका है, एक इंस्टीट्यूशन है जो भी सरकारों के एक्ट होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में लाते हैं। उस चीज़ के लिए उन जो कमियां हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं सरकारों की, उसको उजागर करने का काम जो प्राथमिक तौर पे है वो पत्रकार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि बिना रिसोर्सेज के करते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते फिर भी वो उसको उजागर करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी जान पे खेल के उसको लागू करते हैं। आपने देखा होगा RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कई सारे एक्टिविस्ट हैं RTI एक्टिविस्ट जिनके मर्डर्स हुए, कई सारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास हुए, जिनको धमकियां मिलती हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र के जो 2 सिपाही हैं, पत्रकार और अधिवक्ता, उनको प्रोटेक्शन निश्चित हालत में मिला। जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो अभी एडवोकेट हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले की पॉलिटिक्स में और अब की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? देखिए सर, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखें, इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखें, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चला था, तो हम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट महात्मा गांधी, दे ऑल आर एडवोकेट्स। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बात कीजिए है, तो जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किया पार्टिसिपेट, वो मेजरली अधिवक्ता ही थे।
इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अधिवक्ता वो व्यक्ति है जिसको न्याय की जानकारी है, जिसको अधिकार की जानकारी है, और आंदोलन वही व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है जिसे संविधान की और न्याय की समझ हो। तो आप देखिए, संविधान जब सभा बनी उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मोतीलाल जी ने जब रखा, तो मोतीलाल जो नेहरू हैं, जो जवाहरलाल जी के पिताजी थे, वो खुद एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, और जो पूरी संविधान सभा थी उसमें मेजर जो कंपोनेंट था लोगों का वो अधिवक्ताओं का ही था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे खुद के आइडल हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो खुद डबल पीएचडी थे। अब आज हमको एक में ही जान निकल जाती है पीएचडी करने में, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में, लॉ में 2 बार पीएचडी करी। वो खुद एडवोकेट थे जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को हम कंपेयर करें तो बहुत सारे फर्क हैं। जैसे कि उस समय जो अधिवक्ता थे, जो राजनीति में थे, और होने चाहिए अधिवक्ता राजनीति में, आज भी होने चाहिए और आज हैं भी बहुत ज़्यादा है। उस समय की जो उनका स्तर था, उनके ज्ञान का स्तर था, उनके बोलने का स्तर था, उनकी जो इक्विटी थी वो बहुत हाई थी। पर आज हम देखते हैं कि ऐसे हमें बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से राजनीति करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये रखते हैं कि राजनीति को हम मानते हैं एज अ गाली। राजनीति इज नॉट अ गाली, ये एक काम है, राजनेता का काम है राजनीति करना, पर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कुछ मुद्दे होने चाहिए जिस पे वो करे, और इसमें अधिवक्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राजनीति में न्याय की समझ होनी चाहिए। और आज की डेट में कुछ हैं जातिवादी लोग हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट से हैं, अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़ी सी कमी आई है। जी, जातिवादी की बात कर रहे हैं, बार काउंसलिंग के इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी कहीं जातिवाद होता है क्या? देखिए, ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है इंडिया में कि हम बातें पूरी करते हैं कि शिक्षा पे चुनाव होना चाहिए, स्वास्थ्य पे चुनाव होना चाहिए, रोज़गार पे चुनाव होना चाहिए, बट अल्टीमेटली आखिरी में हम आजकल देख रहे हैं ब्राह्मण महासभा, जाट महासभा, तो हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें बहुत देखने की चीज़ है। बात होनी चाहिए युवाओं पे, महिलाओं पे, शेड्यूल ट्राइब्स पे, शेड्यूल कास्ट पे, बच्चों पे, एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन पे, बट रोज़गार पे बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे एक साथी हैं श्री भरत बेनीवाल जी, जो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, युवाओं के मुद्दों को, उस पर भी बात करने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मैं यही बात करने वाला था कि आप चर्चा में उस वक्त आए थे जब आप रीट पेपर का मामला आया था, और जो CHO पेपर लीक मामला, जैसे आप भरत जी की बात कर रहे हो, उन्होंने ये पेपर मामला सबसे पहले उठाया था। तो क्या कहना चाहेंगे, ये पेपर जो मामला है, आप युवाओं की तरफ से पक्ष रख रहे हैं सरकार की तरफ? देखिए, जितने भी सरकारी पद होते हैं, चाहे वो चपरासी का हो, चाहे वो IAS का हो, ये सारे पद जो होते हैं इनकी तनख्वाह टैक्स पेयर के धन से आती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान से इनकी तनख्वाहें आती हैं। तो ये देश का रिसोर्स है, आप इसको रेवड़ी की तरह नहीं बांट सकते कि आपने पेपर्स लीक कर दिए, लोगों से धन लेके उनको पेपर बांट दिए, आप ये नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये गैर कानूनी चीज़ है। दूसरी चीज़, ये संविधान का जो बेसिक आइडिया है, जहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबरी के मौके मिलने चाहिए, उसकी खिलाफत है। इसलिए रिसेंटली हमने CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए श्री भरत बेनीवाल जी, जो युवाओं के बहुत चर्चित चेहरे हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा, बिल्कुल, उन्होंने इस केस में मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आपको इस केस में हर हालत में पैरवी करनी है। उस स्थिति में वो हमारे पास आए, लड़ झगड़ के SPG के पास जाके, SOG के पास जाके, माफ़ कीजिएगा, SOG, वो राजस्थान सबऑर्डिनेट बोर्ड के पास जाके, सब जगह उन्होंने मांग रखने के बाद वो मेरे पास आए, हमने केस किया, पर दुर्भाग्यवश वकीलों की हड़ताल हो गई और हम पैरवी नहीं कर पाए। उस दौरान वो हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कहा कि पैरवी करना तो बहुत ज़रूरी है, तो वो खुद पैरवी करने गए, जिसमें डेट्स हुई, बाकी वो प्रक्रिया चल रही है। बट ये जो पेपर लीक हो रहे हैं,
ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो भरत जी के बारे में बताया, जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मतलब अहर्निश संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन वो संघर्ष कर रहे हैं। पर उन जैसे लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, उन जैसे लोगों को न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधायिका का सपोर्ट मिले तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। आपने जैसे अभी पूछा कि राजनीति में कैसे लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं, हर क्षेत्र से लोग आने चाहिए और ऐसे लोग आने चाहिए। मेरा संपर्क जिनसे है, जब अपन ने बात करी, वो जो भरत जी हैं, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं। बट द थिंग इज सपोर्ट, अगर अब कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए का काम कर रहा है और अगर उसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट मिल जाए तो वो लाख रुपए का भी काम कर सकता है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैं आपके बारे में जब जान रहा था तो आप जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हैं वो भी 2 बार क्रैक कर चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं। दुर्भाग्यवश या भाग्यवश, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हुआ या नहीं हुआ, क्या पता ईश्वर मेरे को प्रैक्टिस में लगा रहा है। मेरा मकसद तो क्या पता बड़ा चाहता हो, बिल्कुल कुछ बड़ा चाहता हो, नो डाउट। मेरा मकसद जो है वो समाज की सेवा ही वो करना है। मैं बहुत ही भगवान की कृपा से संपन्न घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी A क्लास ऑफिसर, मेरे ग्रैंडफादर A क्लास ऑफिसर, मेरी मदर स्कूल रन करती हैं। तो एज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे पास नहीं है, बट जो मेरा मोटिवेशन है वो यही है कि जो समाज है, जिसको परेशानियां हैं, उसको मैं दूर कर सकूं। और IAS में जाने का भी जो मकसद है वो भी सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा ही है। नहीं, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जो सिविल सर्विस करने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से स्टडी करें कि वो भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। देखिए, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम अगर आप नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, बहुत संघर्ष है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है किसी चीज़ को करने का, हालांकि देखिए ये बोलने की बात होती है, हर कोई चाहता है पद मिले, पद मिलता भी है, उसके साथ बहुत सारे आपको अधिकार भी मिलते हैं। बट वो अधिकार आप अगर जनता की भलाई के लिए लगाएं तो जो मन को संतुष्टि मिलती है वो सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट होता है लाइफ का। धन आप अर्न करते हैं, तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, आपकी समाज में रेपुटेशन बहुत होती है, बट उसके साथ साथ आपको इतने अधिकार हैं कि आपके एक सिग्नेचर से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है जी। तो आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ाई के लिए वो यही हो कि मैं किसी का भला कर सकूं, तो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपन रीट पेपर की बात करें तो वो बीच में छूट गई थी। अभी आप रीट पेपर का जो मामला है, युवाओं के आप पैरवी कर रहे हो कोर्ट में, तो अभी तक क्या इसके लिए रेस्पॉन्स आया है? देखिए, कोर्ट में हमने जो खंडपीठ है, जिसे डिवीजन बेंच कहा जाता है, दो जजों की है, माननीय उच्च न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है। रीट के 2 थे पेपर, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 2 को कैंसिल कर दिया गया है और जो लेवल 1 है उसमें पोस्टिंग्स दे दी गई हैं। दोनों ही पेपर एक ही दिन हुए थे, दोनों ही जो थे पेपर्स, दोनों एग्ज़ाम्स के जो प्रश्न पत्र थे वो एक ही अलमारी में रखे हुए थे। और जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है जो राजस्थान में जो इस पेपर प्रकरण को की जांच कर रही है, जो एसओजी कर रही है, एसओजी जांच कर रही है, उसने ये माना है कि जो पेपर है वो शिक्षा संकुल से लीक हुआ और शिक्षा संकुल की जो अलमारी से जो लीक हुआ उस अलमारी में लेवल 1 का भी पेपर रखा हुआ था, लेवल 2 का भी पेपर रखा हुआ था। तो ये एक तर्कहीन बात है कि एक जो पेपर लीक कर रहा है, जो वहाँ से पेपर चुरा रहा है, वो एक पन्ना निकालेगा, एक पन्ना नहीं निकालेगा। इसी चीज़ पे आर्गुमेंट्स की स्टेज पे ये पेपर केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। और देखिए, प्रदेश के हजारों युवा आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि कोर्ट वोट में काम नहीं होता, पर प्लीज़ मेरी बात आप ये सब मान के रखिए, जो भी हमको देख रहा है, कि न्याय तो न्यायपालिका से ही मिलेगा। देर हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट, केसेस की पेंडेंसीज बहुत हाई है। कहावत है, देर है पर अंधेर नहीं। अंधेर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम सोचते हैं अंधेर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। और ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि न्यायपालिका बिकती है, न्यायपालिका कभी नहीं बिकती। न्यायपालिका हमेशा तटस्थ होकर काम करती है और जहाँ तक हो सके फैसले सही होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और जानना चाहूँगा मैं,
लगातार अपन देखते हैं कि एक आम इंसान का केस है वो लंबे समय तक चलता है, 5-5 साल 10-10 साल चलता है। वहीं पे कोई वीआईपी हो, जैसे कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो या फिर कोई जैसे बिजनेसमैन हो, उनके जो केस हैं वो मिनटों में सोल्व कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता थे पवन खेड़ा, उनको 15 मिनट में केस सोल्व कर दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, वही बात आती है कि अगर कार्यपालिका और विधायिका गलत काम कर रही है तो इंसान कर रहे हैं, तो अगर हम न्यायपालिका देखें तो वहाँ पर भी इंसान ही हैं, वही इंसान हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ के तो मैं भी खिलाफ हूँ, और ये चीज़ माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के, उनको इस चीज़ को संज्ञान में ज़रूर ले लेना चाहिए कि वहाँ पे देखिए, न्याय के सामने सब बराबर हैं। जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान ने हमें प्रदत्त करे हैं, उसमें सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। बिल्कुल। आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 दो चीज़ कहता है, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज। तो पहला जो एस्पेक्ट है जो संविधान ने भारत के नागरिकों को दिया है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ का मतलब कानून के आगे सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इस चीज़ को विशेष तौर पे मैं माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं, जितने भी न्यायाधीश महोदय हैं, उन सबसे मेरा विनम्र वो निवेदन है कि इक्वालिटी जो बिफोर लॉ है, न्याय के सामने सब जो बराबर हैं, उस चीज़, उस प्रिंसिपल का बहुत ही ढंग से पालन होना चाहिए। क्योंकि आम इंसान जो केस लड़ता है उनकी ज़मीन जायदाद तक बिक जाती है इनको देखिए, आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जो द्रौपदी जी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये बात कही थी, उन्होंने जेलों का निरीक्षण किया था और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदयों के साथ एक मीटिंग करी थी और उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे केस में लोग 7-7, 8-8 साल तक जेल में रहते हैं, उनके नंबर तक नहीं आ पाते। इसके लिए संविधान ने अगेन मौलिक अधिकार हमें दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने दिए हैं कि फ्री लीगल एड का सिद्धांत है। फ्री लीगल एड का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा वकील करने के पैसे नहीं है, देखिए आज की डेट में वकील की फ़ीस बहुत हेफ्टीज हो गई है, बहुत हाई फीस है, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर किसी के पास अच्छी फीस नहीं है तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और उसके लिए हर न्यायालय में फ्री लीगल एड की सुविधा होती है। कई सारे वकील ऐसे हैं जिनको सरकार एम्पैनल करती है, जो व्यक्ति पेमेंट नहीं कर सकते फीस का, उनको वकील प्रोवाइड करने के लिए। बट अगेन प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, एक्चुअली वो कितना लागू हो रहा है उसके ऊपर सरकार। प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर ये होता है कि आप वहाँ एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट में और कोर्ट आपको वकील प्रोवाइड करता है, उसके बाद में कोई चार्ज नहीं लगता। बट वही है कि वो कितनी एफिशिएंसी के साथ केस लड़ता है, उसके ऊपर थोड़े बहुत प्रश्न चिन्ह हैं, मतलब वो सवाल खड़े करते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमारे जैसे युवा, आपके जैसे यूथ जो आइडियल मानते हैं आपको, वो भी लॉ करना चाहें तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लॉ का जो है प्रोफेशन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक बिल्कुल प्रोफेशन ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जो दुखी व्यक्ति है, अगर आप उसका इलाज कर रहे हो तो उससे ज़्यादा संतोष आपको नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि डॉक्टर और वकील वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुखी का इलाज करते हैं। अब वकील एक ऐसा, अगर मैं आपको एज अ जॉब आपको ऑफ़र करूँ, अगर आपकी आमदनी कैसे हो, तो एक वकील एक ऐसी चीज़ है जो एक पेन के खर्चे से, सिर्फ एक पेन के एक्सपेंस से लाखों रुपए अर्न कर सकता है। उसे कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ उसे अपनी बुद्धि की और पढ़ाई की और जो उसकी एक्सपर्टीज़ है आर्ग्यू करने की कोर्ट में, उससे वो बहुत अच्छा इनकम कर सकता है। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आनंद जी शर्मा का आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या देखना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो फादर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं और जो मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमेशा मुझे एक ही शिक्षा दी है कि वर्तमान में जियो। तो मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ। आज मेरे हाथ में जो काम है उसको मैं पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से और मेरी जितनी क्षमता है उससे करने का प्रयास करता हूँ। कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये फ्यूचर की चीज़ है, उस पर ना सोचना है। और मैंने कभी भी
कुछ बनने की कोशिश नहीं करी, हमेशा कुछ कोई तो करने इच्छा का होगी प्रयास ना? किया। नहीं, मेरी इच्छा ये है कि मेरे हाथ से लोगों का भला हो, कलम चलनी चाहिए। कलम चलनी चाहिए और उस कलम से लोगों का भला ही भला होना चाहिए। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता आनंद जी शर्मा, जो कि एक अच्छे अधिवक्ता हैं, युवाओं के आइडियल माने जाते हैं और यूथ हैं, जोश है। अब देखना होगा कि सरकार से भिड़कर युवाओं को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और इनका जो इंटरव्यू है वो युवाओं को खासतौर से सुनना चाहिए, इनको आइडियल मानना चाहिए, और जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, उनको खासतौर से ये चीज़ ध्यान से सुननी चाहिए कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समाज को और जो पीड़ित वर्ग है उनको न्याय दिलाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इनको झेलनी पड़ती है। अब देखते रहिए आप RJ TV 24 पर लगातार। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। जय हिंद, जय राजस्थान।